हेलो दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई नीरज कुशवाहा आज फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं। तो इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान की एक श्रृंखला को पूरा कर रहे हैं, जिसमें भारतीय संविधान से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की जा रही है। और यह वीडियो प्रत्येक दिन शाम 7 बजे आती है। तो आइए, आपको इस वीडियो में मात्र 10 मिनट में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की जाएगी। तो आइए, यह वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की सिफारिश पर किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है वह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए हैं। ठीक है। अगर वहीं हम इसी प्रश्न में अदर ऑप्शंस को देखें तो धर आयोग यह पंजाब और हरियाणा के गठन से संबंधित एक आयोग थी। ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब समाविष्ट किया गया? तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर हम इसी प्रश्न में अदर ऑप्शंस को देखें तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी थी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 300 के तहत। ठीक है। और ऑप्शंस को देखें तो 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जिसकी सिफारिश पर ही भारत में आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधारित राज्य बना। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए। ठीक है। वहीं हम अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो यहाँ 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जिसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रख दिया गया है। और अगर हम 36वें संविधान संशोधन की बात करें तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का एक राज्य बना। ठीक है, कौन? सिक्किम भारत का एक राज्य बना। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई थी? तो देखिए, उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई थी। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन उसके बाद वर्तमान में अब 11 मौलिक कर्तव्य कर दिए गए हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी कर दी गई है? तो जैसा कि हमने पहले देखा, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई है। पहले कितनी थी? पहले 10 थी। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व किससे ग्रहण किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो इंग्लैंड से हमने भारतीय संसदीय व्यवस्था को लिया है। ठीक है। और इसी के साथ साथ नागरिकता के प्रावधान को भी लिया है, जो कि भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हम लोगों ने मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया है। किसका? मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया हुआ है। ठीक है। और अगर हम रूस की बात करें तो रूस से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। किसे? मौलिक कर्तव्यों को लिया हुआ है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को लिया है। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो यह देखिए भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद
36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की जाती है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत दिए गए हैं। और अगर हम भाग 3 को देखें तो भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित एक भाग है। किससे? मौलिक अधिकारों से संबंधित एक भाग है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया हुआ है। और अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो यह भाग 20 संविधान में संशोधन से संबंधित एक भाग है, ठीक है, संविधान में संशोधन से संबंधित एक भाग है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए यह किसके तहत? अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो देखिए वह कौन सा भाग है? वह है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, ठीक है। भाग 4 संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उनके उद्देश्यों की प्रतिबिंब बनकर आया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो देखिए इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वह था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, यह किसका कथन था? तो यह कथन किसका था? यह के.टी. शाह का एक कथन था, ठीक है। किसका कथन था? यह के.टी. शाह का एक कथन था, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान का कौन सा अंश नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो देखिए यह भाग 4 के अंतर्गत होता है, ठीक है। मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। किसकी? आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वहीं अगर हम इसी में अदर ऑप्शंस को देखें तो देखिए भाग 2, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि भाग 2 नागरिकता से संबंधित एक भाग है। किससे? नागरिकता से संबंधित एक भाग है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों को दिया गया है, ठीक है। और अगर हम भाग 20 की बात करें तो भाग 20 पूरी तरह संविधान के संशोधन से संबंधित एक भाग है। किसके? संविधान संशोधन से संबंधित एक भाग है, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में समान संहिता लागू है? तो वह किस में लागू है? देखिए वह गोवा में लागू है। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान संहिता लागू हो रखी है, ठीक है। समान संहिता लागू है, ठीक है। और अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो जैसे नागालैंड को अनुच्छेद 371 ए के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर भी अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य था, लेकिन वर्तमान में 21 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर भारत के केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर धारा 370 को हटा दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? तो देखिए यह किस आयु तक? यह 14 वर्ष की आयु तक। कितनी वर्ष की आयु? 14 वर्ष की आयु तक, ठीक है। सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है,
ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगर हम इसी में अदर ऑप्शंस को देखें तो देखिए 18 वर्ष भारत में मतदान की एक वयस्क मतदाता की उम्र को बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारतीय संघ व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इसी में अदर ऑप्शन को देखें तो देखिए लोकसभा जो है वह भारत की एक प्रतिनिधि सभा है। क्या है? एक प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, जो कि एक लोकप्रिय सभा भी है। ठीक है, क्या है? एक लोकप्रिय सभा के नाम से भी जानी जाती है। यही वह सभा है जिसके तहत प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो देखिए भारतीय संसद के कितने सदन हैं? केवल और केवल 2 सदन हैं। ठीक है, कौन से? एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की संसद के लोकप्रिय सदन को क्या कहा जाता है? तो देखिए भारत की संसद के लोकप्रिय सदन को, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। इसमें आए हुए सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन भारत की आम जनता के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो देखिए भारतीय संसद के हैं 3 अंग। कितने? 3 अंग। ठीक है, कौन कौन? एक तो लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संसद के स्थायी सदन को क्या कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संसद के स्थायी सदन को राज्यसभा के नाम से जानते हैं। किससे? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है? वह उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा में आए हुए सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। किससे? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है तथा यहीं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति भी मनोनीत करते हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की, जो कि हमारे भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी यह इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। और इसी प्रकार हमें अपने सुझावों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।